गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूपी पुलिस कांस्टेबल जी एग्ज़ाम 23 अगस्त 2024 शिफ्ट 2 का कंप्लीट एनालिसिस आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ। शिफ्ट 1 का एनालिसिस आप लोगों ने देखा, आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोगों ने लाइक भी किया, अच्छी संख्या में व्यूज़ भी दिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सारे शिफ्ट का एनालिसिस आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो बता सकते हैं कि जो जीके का सेक्शन था, जीके जीएस का, वो पहले शिफ्ट की तुलना में थोड़ा सा इजी रहा, लेकिन पहले शिफ्ट में जो हार्ड था, यहाँ पर मॉडरेट टू हार्ड बोला जा सकता है। तो सारे सवालों का आपको हल कर एक एक करके बताएंगे और सारे आंसर्स बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसका फ्री पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सेम नाम से है, श्रीनेसर एजुकेशन वाला पर, आंसर की के साथ। तो चलिए लेकर के चलते हैं सीधे आपको पीडीएफ पर और एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो सीधे चलते हैं जीएस के सेक्शन पर, क्योंकि और सबका आंसर आपको कहीं ना कहीं गेस कर लेंगे, पता चल जाएगा, लेकिन जीएस और जीके वाला जो सेक्शन रहता है इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो पहला क्वेश्चन जो है 58 नंबर पर दिया गया है, पिछले वाले शिफ्ट में लास्ट में बिल्कुल दिया गया था 113 से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो 58 नंबर है वो पूछा है यूडीएचआर से रिलेटेड, यानी मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणाओं से रिलेटेड, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। इसके पूछा गया है सवाल कि यूडीएचआर का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने की गारंटी प्रदान करता है। तो अनुच्छेद नंबर 14 जो है ये उत्पीड़न से शरण लेने की गारंटी प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एनपीए का फुल फॉर्म क्या है? एनपीए का फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब इसको हिंदी में बोलते हैं गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, लेकिन एनपीए का सीधे सीधे फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य मनाया जाता है? तो सेरा नृत्य के बारे में बता दें तो ये उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में मनाया जाता है। कहाँ कहाँ पर? एक तो मनाया जाता है हमीरपुर में, एक झांसी में और एक मनाया जाता है ललितपुर में। ललितपुर में ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ ललितपुर दिया है, तो ऑप्शन में ललितपुर सही है, क्योंकि तीनों देगा नहीं, क्योंकि तीनों जगह ही मोस्टली मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी ललितपुर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो परमाणु हथियारों के उत्पादन पर प्रतिबंध, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का बढ़ावा देना, मौजूदा परमाणु शस्त्रागारों को कम करना, नागरिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए परमाणु विस्फोटों की पर प्रतिबंध लगाना। तो देखिए यह जैसे प्रतिबंध संधि है, तो ये उत्पादन, परमाणु हथियारों के उत्पादन यानी प्रोडक्शन पर कंप्लीट बैन की बात करती है, कि जिसे कोई परमाणु उत्पादों का उत्पादन ना कर सके, उनका परीक्षण ना कर सके, उनका प्रोडक्शन ना कर सके। तो इसलिए आंसर नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। तो जो परमाणु ऊर्जा परीक्षण प्रतिबंध संधि है, तो इसके नाम से भी आप लोग पता कर सकते हैं कि यहाँ पर प्रतिबंध की बात कर रहा है, यानी कि बैन की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए जो दिया है वो दिया है परमाणु हथियारों के उत्पादन पर प्रतिबंध, यानी कि बैन न्यूक्लियर वेपन्स प्रोडक्शन। ऑप्शन बी दिया है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, यानी प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो आप लोग इसका ऑप्शन से भी गेस कर सकते थे कि वहाँ पर जब प्रतिबंध की बात कर रहा है, और जिसे पता होगा तो उसे तो बहुत अच्छी बात है कि, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन सही है, परमाणु हथियारों के उत्पादन पर प्रतिबंध। ऑप्शन डी जो है वो पूछा, बोला है नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध। तो ये गलत है। नागरिक उपयोग यानी कि परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए आप कर सकते हो उसमें, लेकिन कम पावर का इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए उसको आप लोग कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए शुड बी द राइट आंसर कि परमाणु ऊर्जा, परमाणु हथियारों के उत्पादन पर प्रतिबंध। अर्जुन पुरस्कार की बात किया जाए तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो खेल से संबंधित है। खेल में हाल फिलहाल में ओलंपिक हुआ है, ओलंपिक के रिलेटेड कंप्लीट वीडियो बनाया हूँ, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ओलंपिक वाली वो वाली वीडियो जरूर देखिएगा, उसका आपको किसी के प्लेलिस्ट में वो भी मिल जाएगा। इससे पहले का तीसरा वीडियो है, अवश्य देखिएगा, ओलंपिक रिलेटेड सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बायोग्राफी है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? तो ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। राजेंद्र प्रसाद जी को जानते ही हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति, और उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जी का जानते ही हैं, आईएनए के संस्थापक सदस्य, और उसके अलावा एल.के. आडवाणी जी यानी लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनको अभी हाल फिलहाल में ही भारत रत्न मिला है, और ये उप प्रधानमंत्री पद पर भी भारत में रह चुके हैं। और उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़िए, 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 के नोट वापस प्राप्त हुए? यानी कि जो आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में रात को 8 बजे, उसमें 500 और 1000 के कितने नोट आरबीआई को प्राप्त हो चुके हैं वापस? तो आरबीआई की जो वेबसाइट पर दिखा रहा है वो 99.3% दिखा रहा है।
99.3%, और मैक्सिमम जो आरबीआई की रिपोर्ट है उसमें भी इतना ही दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 99.3% नहीं दिया है, तो उसकी क्लोजेस्ट ऑप्शन दिया है क्या है 98.96%, तो यही इसका राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन करेक्ट आंसर इज द 99.3%, क्योंकि आरबीआई की वेबसाइट और सारे गूगल पर यही आंसर आपको दिखेगा जितने भी रिपोर्टेड न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने किस घोषणा को अपनाया? तो 1993 में वियना घोषणा को अपनाया गया मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन द्वारा। मानव अधिकारों से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं, कई अच्छे सारे सवाल आ रहे हैं, तो इसको आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, जरूर पढ़ के जाइएगा। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ें तो किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यसभा की राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया? तो इसका राइट आंसर जो है वो 79वां संशोधन था। कौन सा? 79वां संशोधन था। 44वां संविधान संशोधन क्या था? वो जो आपका संपत्ति के अधिकार को आपको फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल संपत्ति का अधिकार जो है उससे रिलेटेड था। आर्टिकल नंबर 44वां संपत्ति के पहले जो हमारे अधिकार मिले थे उसमें फंडामेंटल राइट्स में ये था, तो वहाँ से हटा करके इसको 44वां संशोधन जो है तो नेक्स्ट पूछा जा सकता है, तो ये संपत्ति का अधिकार रिलेटेड संशोधन था। अब इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े तो आप पूछा है लोकटक झील कहाँ है? तो भैया लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी शुड बी द राइट आंसर। पर आप देखिए जो 68 क्वेश्चन है कि प्रस्तावना यानी कि जो आपका प्रीमेम्बल है, प्रीमेम्बल यानी कि इसका अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए किया गया है? तो एकता की बात किया गया है और अखंडता की बात किया गया है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो ये देश के अंदर बंधुत्व यानी कि एक भाईचारे की भावनाओं को बढ़ाने के लिए किया गया है, लेकिन इसका आंसर हो सकता है संप्रभुता भी हो जाए कि अखंडता की भी बात किया गया, तो इन्हीं दोनों में से कोई इसका आंसर होगा। तो ये कंफ्यूजिंग है, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ 70% बंधुता और 30% संप्रभुता। तो जो मुझे कन्फ्यूजन रहता है, मैं पिछले मेरी वीडियो में 3 क्वेश्चन ऐसे बता दिया था। यह एक सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाली सभी डेटा को फिल्टर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है फायरवॉल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये फायरवॉल इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट फिल्टर्स ऑल द डेटा कमिंग थ्रू द इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सारे डेटाओं को फिल्टर करता है फायरवॉल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बाकी इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा जाए तो व्हाट इज द टर्म फॉर द स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू कम्युनिकेट विद एन ऑडियंस, ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए? तो ये इसको बोलते हैं वर्चुअल इंटरेक्शन, वर्चुअल इंटरेक्शन। इससे आप लोग कम्युनिकेट करते हैं, मतलब स्ट्रेटेजिक यूज से संवाद करते हैं दर्शकों के साथ सीधा। ऑनलाइन चैटिंग से आप संवाद नहीं करते हैं अपने दर्शकों के साथ, वो आपस में बातचीत करने का तरीका है। भूटान की राजधानी क्या है? तो पता ही है, थिम्पू भूटान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो भारत का सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है? तो भूपेन हजारिका सेतु। कौन सा? भूपेन हजारिका सेतु। इससे पहले महात्मा गांधी सेतु था। भूपेन हजारिका सेतु कहाँ पर है? तो ये असम में है। अब इसका धोला और सादिया, इसका धोला सादिया ब्रिज भी कहते हैं इसको। और इसके अलावा ये है कहाँ पर? असम में। किसने उद्घाटन किया था? तो पीएम मोदी ने किया था। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुरुआत कब किया? सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जो शुरुआत था वो अगस्त 1998 में किया था। बेसिकली 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड आप लोग जानते होंगे इसका शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 74th क्वेश्चन पर पढ़ें तो भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन है? सुरक्षा रिलेटेड बात किया गया। पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक एकीकरण के माध्यम से, आर्थिक प्रतिबंध लगा करके, ऑप्शन बी। तीसरा रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर, संयुक्त परमाणु कार्यक्रमों के माध्यम से। तो ऑप्शन डी पहले काट दीजिए कि ऐसा कोई कार्यक्रम भारत चलाता ही नहीं है, किसी के साथ परमाणु कार्यक्रमों को शेयर नहीं करता है। सांस्कृतिक से कोई मतलब है नहीं, आर्थिक प्रतिबंध लगाना नहीं है, रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाना है। समुद्री सुरक्षा इन दोनों में भारत और वियतनाम ने टाई अप किया है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बाय इंक्रीजिंग डिफेंस कॉपरेशन एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी। जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो विपक्ष के नेता हाल फिलहाल में ही कौन बने हैं? राहुल गांधी बने हैं। राहुल गांधी। पिछले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था जून 2024 तक भारत के गृह मंत्री कौन थे? तो वहाँ पर अमित शाह था। यहाँ पर पूछा है जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो राहुल गांधी है। यानी कि जो नया चुनाव हुआ है इलेक्शन के बाद वाला एक क्वेश्चन फिक्स आ रहा है कहीं ना कहीं। तुगलक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तुगलक नामक पुस्तक के लेखक हैं अमीर खुसरो। तुगलक नामक पुस्तक के लेखक अमीर खुसरो हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो ये है अंतर्राष्ट्रीय
अक्षय ऊर्जा एजेंसी, जिसको इरेना भी बोलते हैं, ये क्या करता है? तो ऑप्शन नंबर ये है अक्षय, यानी कि जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी है इसको प्रमोट करता है, इसके यूज को। विकासशील देशों के बीच परमाणु ऊर्जा, तो परमाणु ऊर्जा ऐसे काट देना था। इरेना परमाणु ऊर्जा को आगे बढ़ाने पर ध्यान देता है, परमाणु ऊर्जा नहीं है ये भी। दुनिया भर में जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता किसी भी योजना के लिए नहीं प्राप्त करता है या प्रदान करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है, प्रमोट्स द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? तो इट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, इंटरपोल इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स। अब नोटो पता ही है आपको, कई देशों का समन्वय है। अब इसका नेक्स्ट नया मेंबर फिनलैंड बना है, याद रखिएगा। यूक्रेन अभी तक नहीं बना है। वर्ल्ड बैंक और बाकी चीजें आपको पता है। नेक्स्ट, दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी कितना लगता है? यानी कि जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं इन पर जीएसटी कितना लगता है? तो 5% जीएसटी इन पर लगता है, इतना बात जान जाइए। नासा ने चंद्रमा पर अपना एक मानव युक्त लैंडिंग मिशन भेजने की घोषणा की है। इसका संभावना है कि 2024-25 तक ये पूरा हो जाए। तो इसका नाम क्या था? तो इसका नाम जो था ना, ये ऑप्शन नंबर ए है लूनर गेटवे, ऑप्शन नंबर बी ओरियन, ऑप्शन सी अपोलो रीगेन, ऑप्शन डी अल्टेमिस। तो ऑप्शन नंबर डी जो अल्टेमिस है यही इसका राइट आंसर है, 100% श्योर है, यही इसका राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसकी व्यवहार्यता को प्रदर्शित करना है? ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु विखंडन, बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा, उन्नत सौर प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष उत्पादित बिजली उत्पादन। तो थर्मोन्यूक्लियर जो प्लांट है इसका जो मेन कारण इसको प्रमोट करने, रिएक्टर का प्रमोट करने का मेन कारण है ये जो ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु विखंडन का कार्य करता है रिएक्टर, तो इसको ही प्रमोट करना है। तो न्यूक्लियर फिजन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, यही मेन इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्यों है? क्योंकि रिएक्टर जो है न्यूक्लियर फिजन के ही काम आता है। 14 सितंबर को किसके रूप में मनाया जाता है? तो यह राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े तो भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो ये हाईवेज बेसिकली है। क्या है? हाईवे बनाने की परियोजना है। तो ये हाईवे जब बनेगा तो रोड आ जाएगा, तो सड़क मार्ग से संबंधित है। कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में माना जाता है? तो सबको पता है दिवाली माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े, भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रयुक्त किया जाता है? तो अभी कल ही एक सवाल आया था जीएसटी से रिलेटेड कि सर्विस पर कितना टैक्स लगता है, यानी सर्विस पर टैक्स लगता है, उसके बारे में कल सवाल आया था। तो 20 लाख वहाँ आंसर था, गुड्स पर 40 लाख था। तो यही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द टैक्स इज सबमिटेड इन इंडियन जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ऑप्शन नंबर बी शुड बी द राइट आंसर, सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया? Who among the following first propounded the idea of the basic education? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। राइट आंसर शुड बी द महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जिसने लगा करके आया है वो सबका सही है। भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक रहा? तो भारत में मसालों का प्रमुख उत्पादक मध्य प्रदेश है। इसके बाद सेकंड रैंक जो है वो राजस्थान की है। क्यों बताया हूँ, अभी आगे आपको पता चल जाएगा। प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, शांति भंग का आजीवन पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन है? सलमान रुश्दी इसका राइट आंसर है, प्राप्तकर्ता हैं यही भैया, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड के प्राप्तकर्ता हैं। तो ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं। जो बाइडन दिया है, रोरी स्टीवर्ट दिया है, और इसके अलावा दिया है आपका अरुंधति राय और सलमान रुश्दी। तो इसमें हम देख लेते टाइमर चल रहा है कि नहीं। तो टाइमर शुड बी वर्किंग। तो आप लोग को राइट आंसर क्या था पहले ही बता चुका हूँ, सलमान रुश्दी शुड बी द राइट आंसर। सलमान रुश्दी सही है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो, वीडियो आपको सही आंसर्स मिल रहे हो या कुछ भी हेल्प मिल रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आप आज का लक्ष्य रखते हैं कि आप लोग जो भी देख रहे हैं वीडियो, अगर उसको एक भी क्वेश्चन उसको कंफ्यूजिंग अगर हमने उसका सॉल्व करके आंसर बता दिया है तो वो सब्सक्राइब अवश्य करेगा, और लाइक सब लोग करेंगे जो वीडियो देख रहे हैं। भारत का सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात, यानी सेंसस से भी सवाल बन रहे हैं। तो सेंसस से सवाल बनते ही कुछ सवाल आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक पॉपुलेशन यहाँ पर है, सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी उत्तर प्रदेश की नहीं है, बिहार की है। यूनियन टेरिटरी में सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली की है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। सबसे अधिक शिक्षित राज्य अगर बात किया जाए तो केरला का है।
केरला है, फिर केरला, लक्षद्वीप और मिजोरम, यही क्रम है, केरला, लक्षद्वीप, मिजोरम। क्यों बताया अभी आपको पता चलेगा, तो याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। सबसे अधिक महानगर की अगर बात किया जाए तो वो महाराष्ट्र में है। जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक स्पेस में कितने नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स रह रहे हैं, तो टोटल नंबर अपॉन स्पेस, दैट्स वुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकीकरण का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे प्रभावित करता है। अब बायोमेट्रिक जो हो रहा है इससे हमारी आंतरिक सुरक्षा ढांचा कैसे बढ़ता है, तो देखिए जब आपका सत्यापन और पहचान आपका सत्यापित हो जाएगा, इसका सुधार हो जाएगा, तो इजीली गवर्नमेंट भी जान जाएगी कौन व्यक्ति है। अभी यूपी पुलिस का ही पेपर देने आप लोग जा रहे हैं, इसमें 20,000 लोगों को संदिग्ध घेरे में रखा गया है, तो वो उनकी बायोमेट्रिक से पता चल जाएगा, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा उनको संदेह हुआ होगा गवर्नमेंट को, इसलिए रख लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 92, 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कौन सा स्थान दिया गया, तो चौथा स्थान दिया गया, फोर्थ शुड बी द राइट आंसर। नंबर 1 पर अभी भी फेसबुक है 3 बिलियन प्लस यूजर्स के साथ, नंबर यूट्यूब है, और इसके बाद चौथा स्थान जो है, नंबर 2 पर यूट्यूब है, नंबर 1 पर फेसबुक है, तो चौथा स्थान जो है वो इंस्टाग्राम को दिया गया है। चीन ने तिब्बत पर कब आक्रमण किया, तो चीन ने तिब्बत पर 1950 में आक्रमण किया। चीन रिलेटेड सवाल भी आ रहा है, तो चीन भारत का युद्ध कब हुआ था, 1962 में हुआ था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है, बायो इंडिकेटर ऑफ द वाटर पॉल्यूशन। केंचुआ, जेब्रा जल में क्यों जाएगा, शेर जल में क्यों जाएगा, केंचुआ क्यों जाएगा, तो ये मेंढक जो है यही राइट आंसर इसका है। तो ये सारे सवाल आपके हो गए, सारे क्वेश्चंस हो गए। अब ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर ही लेंगे, इन्फॉर्मेशन के 1, 5, 6, 8 के अक्षरों का उपयोग करके ठीक से एक अंग्रेजी पूर्ण शब्द बनाइए, उसका अगर शब्द सही है तो सही है। अब यहाँ पर देखिए प्रक्षेप और प्रक्षेप पथ, तो ये सब आप लोग कर सकते हैं, लेकिन जीएस वाला आता है उसमें आपको दिक्कत हो सकता है। जैसे ये सवाल पूछा 8 मीटर आधार और 16 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये सब हो सकता है। तो आपको जीएस के जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। इसका पूरा टेलीग्राम पर हमारे इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पर आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर भी मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट करेंगे उसका भी आंसर मिल जाएगा। तो और किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चन आपको पूछना है जिसका सोल्यूशन आपको नहीं पता चला है तो भी बताइएगा, उसका भी हम सोल्यूशन दे देंगे। हाँ, उसका क्वेश्चन नंबर टाइप कर दीजिएगा और शिफ्ट लिख दीजिएगा बस। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।